उस दिन भी वली रोज की तरह अपने ऑफिस में आकर बैठा और पीसी ऑन किया, मगर पासवर्ड चेंज था। उसने पियोन को बुलाने के लिए बेल बजाई, लेकिन वो भी ना आया। इतने में वली के मैनेजर ने रूम में आकर कहा, साहब ये ऑफिस आपको खाली करना होगा। वली ने दोनों हाथ टेबल पर मारे और गुस्से में अपने मैनेजर से कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम होश में तो हो? मैनेजर ने नजर झुकाकर जवाब दिया, मैं ठीक कह रहा हूं साहब, मुझे ऑर्डर मिला है कि आपको ये ऑफिस खाली करना है और आपको इंटर भी ना होने दिया जाए। वली कोई मामूली आदमी नहीं था, 70 करोड़ की जायदाद का वारिस था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाले? ये मेरा ऑफिस है। ये तुम्हारा ऑफिस था। पीछे से आने वाली आवाज सुनकर वली हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो कोई और नहीं उसका अपना चाचा था। निकल जाओ यहाँ से, भरोसा हमें तुम्हारे बाप पर था, तुम पर नहीं। वली के सर से बाप का साया तो हट ही गया था, अब पैरों तले जमीन भी निकल गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब वो घर पहुंचा तो वली की बहन उसका सामान बाहर निकलवा रही थी। वली ने तैश में आकर पूछा, ये सब हो क्या रहा है? बहन ने जवाब दिया, तुम इस घर में नहीं रह सकते। अपने ही ऑफिस से निकाले जाने के बाद अब घर में ये सब कुछ। वली के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपनी बहन से पूछा, मुझे घर से क्यों निकाल रही हो, ये तो मेरा ही घर है। बहन ने जवाब दिया, ये तुम्हारा घर था, अब मेरा है। वली तो बिल्कुल टूट सा गया था। उसकी बीवी आगे आई और वली की बहन से कहने लगी, तुम रखो अपना घर अपने पास। वली की बीवी नाजिश को अपने भाइयों पर बड़ा मान था। उसने तो अपने भाइयों से अपना हिस्सा भी नहीं मांगा था। नाजिश ने रोते रोते अपने भाई को फोन मिलाया। किसी भी भाई ने उसकी ख्वाहिश पर कभी ना नहीं किया था। उसने अपने भाइयों को सारी दास्तान सुनाई और कहा कि वो इनके पास आ रही है, क्योंकि नाजिश के भाई जिस घर में रह रहे थे उसमें नाजिश का भी हिस्सा था। लेकिन उधर से भाइयों का जवाब सुनकर नाजिश की तो जैसे सांसें उखड़ने लगी। ये रवैये क्यों बदलने लगे थे कि कहीं बहन भाई को घर से निकाल रही है और कहीं भाई बहन को घर आने नहीं दे रहे? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक ही दिन में 70 करोड़ की जायदाद का वारिस लावारिस हो गया? और इन बदलते रवैयों की वजह क्या थी? सिर्फ एक, इनहेरिटेंस, यानी कि विरासत। मैंने कहा था ना आपसे, थिंक अकेला नहीं है। आपकी रूह की ग़िज़ा के लिए थिंक वॉइस आ गया है, फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आपके इंटरेस्ट को देखते हुए हम थिंक क्राइम भी ले आए हैं, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वापस स्टोरी में चलते हैं। इनहेरिटेंस भी फैमिली क्राइसिस की एक बड़ी वजह है। अभी पिछले साल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान में कुल 22 लाख केसेस अदालतों में हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इन 22 लाख में से 25% विरासत की तकसीम, जायदाद के तनाज़े और इसी तनाज़े पे कत्ल के केसेस हैं। सोचे कितना बड़ा मसला है ये, जो खूनी रिश्तों को खून आलूद कर देता है। बचपन से एक घर में रहने वाले बहन भाइयों में फासले पैदा कर देता है। कई सारे भाई मिलकर बहन का हक खा रहे होते हैं, तो किसी घर में बहनें भाई को साइड कर देती हैं। इसका हल क्या है? क्या बाप को चाहिए कि अपनी जिंदगी में ही वसीयत तैयार कर ले या हिबा कर दे? वारिसों को बिठाकर पहले ही समझा दे कि मेरे जाने के बाद कितना किसका हिस्सा होगा और क्या होगा? जायदाद की गैर मुनसिफाना तकसीम या किसी औलाद को हक से महरूम रह जाने पर क्या मरे हुए बाप पर अजाब होगा? इस सारे मामले में दीन क्या कहता है और हमारी सोसाइटी इन मसलों को कैसे सॉल्व करती है? आज की इस वीडियो में ना सिर्फ आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे, बल्कि मैं चाहती हूँ कि विरासत के मसले पर एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बना दूँ कि आपके सारे तनाज़ात ही ख़त्म हो जाएं। और जहाँ डेडलॉक आ रहा हो उन्हें आप मेरी ये डॉक्यूमेंट्री भेज सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारे यहाँ माली हुकूक जहाँ पर आते हैं तो लोग रिश्तों को पामाल कर देते हैं। जिसको जितना मिल रहा है उसकी हिर्स और बढ़ती जा रही है, मतलब उसकी ग्रीड ख़त्म ही नहीं हो पा रही। बाज़ लोग जो है विरासत की तकसीम में इतनी जल्दबाजी कर लेते हैं और उसके अंदर क्या होता है, जो चलता हुआ कारोबार होता है वो डैमेज हो जाता है। 75% जो इबादत के ताल्लुक है ना, वो मामलात से हैं। अब ये जो इनहेरिटेंस के मामलात हैं, जायदाद के मामलात हैं, वो उसी में आता है। शहबाज साहब आज बहुत खुश थे, और क्यों ना होते। बिजनेस में प्रॉफिट होने की वजह से आज उन्होंने एक और ब्रांच खोली थी। शहबाज का ऑटो पार्ट्स का काम था। अच्छी बात यह थी कि बिजनेस पार्टनर शहबाज के अपने भाई ही थे और ये ब्रांच शहबाज के भाई हमजा ने ही देखनी थी। उन लोगों में ये जो लड़का खड़ा है ये वली है। इस वक्त इसकी उम्र 16 साल है। आज पहली बार बाप के साथ बिजनेस के इवेंट पर आया।
शहबाज के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां। वली उनमें सबसे बड़ा था। शहबाज चाहता था कि अब वली ही आगे उनका बिजनेस देखे। और ये है नाजिश, याद है ना, इंट्रो में जिक्र किया था वली की बीवी। आज उसका बर्थडे है। 3 भाइयों की इकलौती बहन। ये एक मिडिल क्लास फैमिली थी। बाप ने बड़ी मेहनत करके अपना घर बनाया था ताकि बच्चों को फ्यूचर में कोई मसला ना हो सके, मगर वो ये नहीं जानता था कि उसके मरने के बाद उसी घर को लेकर उसके बेटे यानी नाजिश के भाई उसके जानी दुश्मन बनने वाले थे। कहने को तो हम बहुत गैरतमंद हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारा शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां औरतों को जायदाद में हिस्सा देने का रेशो सबसे कम है या ना होने के बराबर है। प्रॉपर्टी में हिस्सा देने वाले 127 ममालिक में पाकिस्तान 121वें नंबर पर है। शहर हो या गांव, लोग एजुकेटेड हो या कम पढ़े लिखे हो, कमजोर का हक मारने को हर कोई तैयार रहता है। जिसके कब्जे में जायदाद हो और बाकी वारिस कमजोर हो तो वहीं से बदनीति शुरू हो जाती है। लेकिन वली का मामला डिफरेंट था। उसने तो अपने बाप के साथ लगकर 25 साल काम किया, ना दिन देखा ना रात देखी। 3 करोड़ से शुरू होने वाले बिजनेस को 30 करोड़ तक ले गया। बहन की शादी की, भाई को बाहर पढ़ने भेजा। वो चाहता तो अपना अलग बिजनेस शुरू कर सकता था, लेकिन वली ने अपने बाप की लेगेसी को नहीं छोड़ा। चाचा की सपोर्ट तो थी, लेकिन वो बिजनेस पार्टनर भी थे। मगर वली तो उन्हें सिर्फ चाचा ही समझता रहा और यही उसकी गलती थी। जो काबिज हो जाता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, फिर वो दूसरों को कमांड देने के लिए तैयार भी नहीं होता। मेरे पास एक केस आया जिसमें मैं आई विटनेस हूँ इस चीज़ का कि उनकी प्रॉपर्टी जो करोड़ों से बहुत ज़्यादा थी, भाइयों में डिस्प्यूट था, लेकिन वो एक बाप की घड़ी जो विरासत में रह गई थी उस चीज़ पे भी लड़ रहे थे कि आया ये इसकी भी बंटवारा किया जाए, इसकी कीमत लगवाई जाए, उसके जो शेयर्स हैं वो तमाम भाइयों में डिवाइड किया जाए। चंद हज़ार रुपए की घड़ी थी। 75% जो इबादत के ताल्लुक है ना वो मामलात से हैं। अब ये जो इनहेरिटेंस के मामलात हैं, जायदाद के मामलात हैं, वो उसी में आता है 75%। यानी एक आदमी ये समझे कि मुझ पे दूसरे इंसानों के हुकूक क्या हैं। और यहाँ वली की जिंदगी में नाजिश की एंट्री होती है। नाजिश वली की कंपनी में जॉब के लिए आई थी। असल में नाजिश को फाइनेंशियली कोई इशू नहीं था। भाइयों ने तो उसे मना भी किया था कि जब हम हैं तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, लेकिन नाजिश ने बीबीए घर बैठने के लिए थोड़ी किया था और उसके शौक के आगे किसी की कहाँ चलती थी। बाप की लाडली थी, इसीलिए सब ने उसकी बात के आगे सर झुका लिया। लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिस शख्स को वो इंटरव्यू देने जा रही है वो तो उसे अपना दिल दे बैठा है। और यूं उस दिन नाजिश ना सिर्फ वली के ऑफिस आई बल्कि उसकी जिंदगी में भी आ गई और वली नाजिश का वली बन गया। 13 साल गुजर गए। अब वली 4 बच्चों का बाप था। जो बिजनेस 3 करोड़ से शुरू हुआ था 50 करोड़ तक पहुंच गया था। नाजिश तो उसे बार बार कहती रही कि अपना अलग बिजनेस स्टार्ट कर लो, मगर वली एक ही जवाब देता, फिर मेरे बाप के बिजनेस का क्या होगा? मेरे बहन भाइयों के खर्चे कौन पूरे करेगा? क्योंकि बहन भाइयों को तो बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो बस अपनी जरूरतें बताकर पीछे हट जाते और पूरा करना वली का काम था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वली तो बीवी बच्चों के साथ समर वेकेशंस पर अमेरिका जा रहा था। अचानक उसके बाप की डेथ हो गई। शहबाज को ब्रेन हैमरेज हुआ था। ये मौत इतनी अचानक थी कि किसी को कुछ सोचने समझने का मौका न मिल सका। ये सिर्फ वली के बाप की मौत नहीं थी, बल्कि शहबाज के साथ साथ सारे रिश्ते भी दफन हो गए। क्योंकि बाप औलाद के लिए क्या होता है इस डॉक्यूमेंट्री में देख सकते हैं। लेकिन बाकी रिश्तेदारों को शहबाज के मरने का गम नहीं बल्कि जायदाद की फिक्र थी। पहले ये होता था कि जो मरने वाला है वो किसी एक को नॉमिनी बना के जाता था। लॉ ये है कि जो लीगल हेयर्स हैं उसमें प्रॉपर्ली ये पैसे और चीज़ें डिवाइड की जाएंगी। तो अब ये मेरे ख्याल से आसान हो गया कि तमाम चीज़ें जो होती हैं वो लीगल हेयर्स में ही ट्रांसफ़र होती हैं। ये 2 तरीके हैं, ये नादरा के थ्रू सक्सेशन लिया जा सकता है या कोर्ट के थ्रू लिया जा सकता है। अगर किसी की डेथ हो जाती है, उसके बैंक्स अकाउंट में पड़े हुए हैं और प्लॉट वगैरह घर वगैरह, तो उसको ट्रांसफ़र करवाने के लिए वो बगैर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या सक्सेशन कि वो ट्रांसफर नहीं होगा किसी भी लीगल हेयर या थर्ड पर्सन के। अगर ये सेल भी करना हो तो वो नहीं होगा। उसका तरीकेकार ये है कि एक कोर्ट में केस फाइल पिटीशन फाइल करनी पड़ती है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हासिल करने के लिए या सक्सेशन हासिल करने के लिए। उसमें ये होता है कि तमाम लीगल हेयर्स को जो भी एफआरसी में फैमिली ट्री में आ रहे हो वो कोर्ट में आएंगे और किसी एक को सक्सेसर बनाएंगे या एडमिनिस्ट्रेटर बनाएंगे। वली सबसे बड़ा था, बाप का बिजनेस भी वही देख रहा था, इसलिए सारे बहन भाइयों ने उसे नॉमिनेट कर दिया। 4 महीने की दौड़ धूप के बाद वली बाप की सारी जायदाद का वारिस बन गया और यहीं से शुरू होती है वो लड़ाई जिसका वली ने कभी सोचा भी नहीं था। उधर नाजिश के लिए भी एक और आजमाइश आ गई। ससुर की डेथ की वजह से शौहर तो टूटा हुआ ही था,
नाजिश का बाप भी एक्सीडेंट की वजह से कोमा में चला गया। भाइयों ने कहा कि अब जायदाद का मामला सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। भाई तो नाजिश का फख्र थे, वो मान गई, बड़े भाई को सक्सेसर बना दिया और यूं बाप की जायदाद का वारिस नाजिश का बड़ा भाई बन गया। अब भी आप जाके देखें जो कोर्ट्स में मैटर्स चल रहे हैं सूट फॉर पार्टीशन या राइट्स के, ख़वातीन अपना क्लेम कर रही हैं, वो मेजॉरिटी ख़वातीन की तरफ से किया जाता है कि मेरे भाई ने मुझे हक़ नहीं दिया, मेरा शौहर मुझे हक़ नहीं दे रहा। आप मेंटेनेंस के केस देख लें बच्चों के, जो ख़वातीन करते हैं कि शौहर जो हैं वो उनके बच्चों के हक़ नहीं दे रहा, उनके अपने राइट्स अदा नहीं कर रहा। मगर दूसरी तरफ नाजिश का शौहर वली, जो वारिस होकर भी मुश्किल में था क्योंकि बिजनेस पार्टनर्स के रवैयों में भी तब्दीली आना शुरू हो गई थी। शहबाज के मरने के बाद सारे पार्टनर्स चाहते थे कि वो पूरा बिजनेस कैप्चर कर ले, मगर वली को लगता था कि उसके चाचा तो उसके साथ हैं। तो ये है कि कई जगह हम पर्सनल और बिजनेस जो रिलेशंस हैं उनको मिक्स कर देते हैं। जब आप ऑफिस में हैं, बिजनेस में हैं, तो बिजनेस को बिजनेस की तरह करना है, रिश्तेदारी की तरह नहीं करना है। अगर ऐसा होगा तो चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी। जहाँ पर इबादत हुकूक के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे कि वादे की पासदारी है, दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना देना है, पड़ोसियों की हुकूक है, रिश्तेदारों के ख्याल रखना है, ऐसे मामलात में हम फिर सारी दीनदारी को भूल जाते हैं। उस दिन जब वली घर वापस आया तो दोनों बहनें शौहरों समेत घर पर मौजूद थीं। तुम हमारा हिस्सा कब दोगे? बड़ी बहन ने चीख कर पूछा। वली ने जवाब दिया, बात हिस्सा देने की नहीं है, मेरे पास 70 करोड़ कैश नहीं है जो डिवाइड कर सकूं। बाप का चलता हुआ बिजनेस और घर है, बिजनेस बेचूंगा तो हम सड़क पर आ जाएंगे और घर बेचकर इतने पैसे नहीं मिलेंगे। वली ने ऑप्शन दिया कि तुम दूसरी प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन बहन तो अड़ गई कि नहीं, जायदाद बेचो और हमें हमारा हिस्सा दो। असल में बहनों के शौहरों की नजर थी वली के बिजनेस पर। वो चाहते थे कि दोनों बहनों को बिजनेस मिल जाए ताकि वो और दूसरी बहन का शौहर बिजनेस पर पंजे गाड़ सके। माहौल गर्म होने लगा। बहन के बाद बहनोई पे बोलने लगा। एक ने कहा यह बहाना कर रहा है, असल में वली अपनी बहनों को हिस्सा देना ही नहीं चाहता। वली जो नेक नियति से बंटवारा चाहता था। बहनोइयों के अल्फाज तो जैसे उसके दिल पर तीर की तरह लगे। वली ने रोते हुए कहा, मैं सिर्फ थोड़ा सा टाइम मांग रहा हूँ, मैं सबका हिस्सा दे दूंगा, मगर बाबा के साथ मिलकर बचपन से अब तक जो मैंने कमाया है उसे यूं नहीं बेच सकता। बहनों ने जवाब दिया, ठीक है, वक्त ले लो, लेकिन घर अभी खाली करो। बड़ी बहन का ये फैसला सुनकर वली के पैरों तले जमीन निकल गई। इमेजिन करें, वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी, वक्त, ताकत घर वालों के मुस्तकबिल पर लगा दिया हो, बाप के साथ मिलकर घर संभाला, बिजनेस को मजबूत किया, आज उसी के घर वाले उसे घर से निकाल रहे हैं। जिस भाई ने 16 साल से मेहनत की, 15 साल 20 साल मेहनत की और कारोबार में वुसअत दी, तो हमारे यहाँ आम तौर पर वालिद अपनी जिंदगी में उसको कोई कमांड, कोई चीज गिफ्ट नहीं करता, और इसी हालत में जब वो चले जाते हैं तो ये बहुत सारे फैमिली मसाइल को जन्म दे देते हैं और उस पर हर फरीक ये महसूस करता है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। जो काबिज हो जाता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, फिर वो दूसरों को कमांड देने के लिए तैयार भी नहीं होता। बाप ने अपने बच्चे को 2 बच्चों को दिया, एक के नाम प्रॉपर्टी लगा दी, दूसरे को कहा तुम्हारा इतना हिस्सा था, तुम अपना ये कैश ले लो। अब ये होता है कि जब बाप के मरने के बाद वो जो बेटा है जिसने कैश लिया होता था वो मुकर जाता है, वो कहता है मुझे पैसे मिले ही नहीं, मुझे इस घर में से भी हिस्सा दिया जाए। ऐसे बहुत से केसेस आए हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में ये बताया था कि अपनी जिंदगी में वालिदैन को जायदाद तकसीम नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपनी विल जरूर बनवा लें ताकि मरने के बाद औलाद को मालूम हो कि जायदाद कब और कैसे तकसीम होगी। यहाँ मैं उन वालिदैन से गुजारिश करूंगी जो इतने लापरवाह हो जाते हैं कि घर, दुकान, जमीन, सोना या किसी जायदाद के कागजात संभाल के नहीं रखते और उनके मरने के बाद उन्हीं की औलाद जायदाद के लिए एक दूसरे के गले काट रहे होते हैं। कुरान मजीद के अंदर हम दीगर इबादत को देखते हैं तो इतनी तफसीलात मौजूद नहीं है, बल्कि उसूली बात जिक्र की जाती है। जैसे नमाज कितना अहम फरीज़ा है, दिन में हम 5 वक़्त अदा करते हैं। कुरान मजीद सिर्फ कहते हैं अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। अब कितनी रकात अदा करें, क्या तफसीलात हैं, वो नबी अलैहिस्सलाम ने अहादीस मुबारक में बता दी, लेकिन कुरान मजीद में उसकी तफसील बयान नहीं हुई। हज का जिक्र है, ज़कात का जिक्र है, लेकिन जहाँ पर विरासत का मामला आता है तो आप बड़े हैरान होंगे कि कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा तफसीली अहकाम हर एक बाप का हिस्सा, बेटे का हिस्सा, माँ का हिस्सा, बीवी का हिस्सा, बेटी का हिस्सा तफसील के साथ बयान किए गए, और ये अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में बयान किया। लेकिन इधर नाजिश और वली के केस में बहन भाई हो या चचा,
सब तोता चश्म बन गए थे। वली और नाजिश को लगता था अपने ही तो हैं, जब मुश्किल से मुश्किल वक्त साथ देख लिया है तो ये मसला शय ही कोई नहीं। लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं था कि असल मसला तो यही है। सिचुएशन दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी। बिजनेस पार्टनर्स भी उलझ रहे थे और घर वाले भी। वली अदालतों के चक्कर भी काट रहा था, नाजिश अलग परेशान थी। इस दरमियान बच्चे भी रुल रहे थे। एक अच्छे भले घराने को जायदाद के तनाजे ने बर्बाद कर दिया था। वली को समझ ही नहीं आ रहा था कि हालात बुरे हैं या हकीकत यही है। लोग बुरे नहीं होते, हालात बुरे होते हैं। छोटी कहावत है, लोग ही बुरे होते हैं। उस दिन भी वली बहुत बोझल दिल के साथ ऑफिस जा रहा था। उसके जहन में मुसलसल यही चल रहा था कि किससे उधार लेकर वो अपने बहन भाइयों का हिस्सा दे। वली ने फैसला किया कि चाचा से उस मामले पर बात की जाए, क्योंकि बाप के बाद वही तो थे जिन पर वली एतबार करता था। वो इन्हीं सोचों में गुम ऑफिस पहुंचा। अपने रूम में आकर उसने पीसी का स्विच ऑन किया और फिर जो हुआ मैं वीडियो के स्टार्ट में आपको बता चुकी हूँ। सर आप यहाँ से निकल जाए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये तुम्हारा ऑफिस था। ये तुम्हारा घर था, अब मेरा है। नाजिश ने अपने भाई को फोन करके जब सिचुएशन बताई तो उसने जवाब दिया कि हमने तुम्हारा ठेका नहीं लिया हुआ, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? उस घर में तो मेरा भी हिस्सा है। नाजिश भराई हुई आवाज में बोली, हिस्सा? औरतों का कौन सा हिस्सा होता है? मैं इतना जानता हूँ, जो मेरे बाप का था वो अब मेरा है। ये कहकर नाजिश के भाई ने फोन काट दिया। भाई ये तो इस्लाम से पहले का रिवाज था कि औरतों और नाबालिग बच्चों को विरासत से महरूम रखा जाता था और मरने वाली की जायदाद को पूरा का पूरा बड़े बेटों के हवाले कर दिया जाता था। इस्लाम से पहले अरबों का तो ये उसूल था कि विरासत के माल के अहल सिर्फ वो लोग हों जो मैदान जंग में तलवार चलाने और दुश्मन का मुकाबला करने के काबिल हों, और जिनमें लड़ने की ताकत नहीं होती उन्हें विरासत का हकदार भी नहीं समझा जाता। औरतें और बच्चे जंग में हिस्सा नहीं ले सकते थे, इसीलिए उन्हें जायदाद के हिस्से में से भी महरूम रखा जाता था। यहूदियत में विरासत के हकदार सिर्फ और सिर्फ बेटे, बाप, भाई और चाचा ही हो सकते थे। बड़े बेटे को दुगना हिस्सा मिलता, जबकि औरत को विरासत में कोई हिस्सा नहीं मिलता, चाहे मरने वाले की माँ, बहन, बेटी या बीवी ही क्यों ना हो। ईसाई मजहब में भी सिर्फ पहलोटी का बेटा ही विरासत का हकदार समझा जाता था, जबकि इस्लाम ने मुकम्मल तौर पर एक ऐसा सिस्टम दुनिया को दिया जो कमजोर से कमजोर तबके को उसका हक देता है जिसका वो मुस्तहिक है। मगर अफसोस है कि हमारे मुआशरे का हाल उतना ही बुरा और फरसूदा है, चाहे 80 गज का घर हो या 2000 गज का बंगला। जहाँ जायदाद इन्वॉल्व हो जाए वहाँ दीन, रिश्ते, लिहाज, मोहब्बत, एहतराम सब खत्म हो जाता है। 2000 गज के बंगले में जिंदगी गुजारने वाला वली अब 2 कमरों के फ्लैट में माँ और बीवी बच्चों के साथ शिफ्ट हो गया था। बिजनेस बिक गया, घर बिक गया, सब कुछ बिखर गया। जो कारोबार वो बाप के साथ मिलकर 3 करोड़ से 50 करोड़ तक ले गया था, अब उसे फिर से शुरू करना था। और नाजिश, वो तो खामोश हो गई थी। उसे जायदाद तो वैसे भी नहीं चाहिए थी, लेकिन भाइयों का एक मान था जो टूट गया।